नमस्कार। आज हम समय को नापने के एक ऐसे तरीके को समझने जा रहे हैं जो हमारी घड़ियों की टिक टिक से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की कॉस्मिक क्लॉक के बारे में। एक ऐसी कमाल की व्यवस्था जो सिर्फ वक्त नहीं नापती बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन को गिनती है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर इंसानी समझ से लेकर देवताओं के पैमाने तक जाने वाला है। तो सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना कि भाई हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं थे, तो हमारे पूर्वजों ने समय को इतने बड़े, इतने कॉस्मिक लेवल पर सोचा कैसे, मापा कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही फैसिनेटिंग और दिमाग घुमा देने वाले मैथमेटिकल सिस्टम में छिपा है। और इस सिस्टम का नाम है काल गणना। अब देखिए, ये कोई मामूली कैलेंडर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है जो 1 सेकंड के छोटे से हिस्से से लेकर पूरे यूनिवर्स की उम्र तक का हिसाब किताब रखता है। तो चलिए इस कमाल की गणना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि ये किसी अंदाजे या अटकल पर नहीं बना है। ये एक प्रॉपर लॉजिकल स्ट्रक्चर पर खड़ा है। हर छोटी यूनिट जुड़कर एक बड़ी यूनिट बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक बहुत बड़ी इमारत तैयार होती है। अच्छा, अब इस कॉस्मिक घड़ी को समझना है तो हमें सबसे पहले अपनी इंसानी सोच से थोड़ा ऊपर उठना होगा। हमें समझना होगा दिव्यमान, यानी देवताओं का समय, क्योंकि सारी बड़ी कैलकुलेशंस की जड़ यहीं से शुरू होती है। और इसकी चाबी है एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। हमारे यानी हम इंसानों के 360 सोलर ईयर्स देवताओं के सिर्फ एक दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं। सुनने में ये एक छोटा सा कन्वर्जन लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो दरवाज़ा है जो हमें खरबों सालों के सफ़र पर ले जाने वाला है। तो इसी दिव्य वर्ष के बेसिस पर टाइम को 4 युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब इस टेबल में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो सिर्फ इन युगों की घटती हुई लंबाई नहीं है। जरा धर्मपाद वाले कॉलम पर गौर कीजिए। सत्ययुग में नैतिकता के 4 स्तंभ थे, पूरे 4, जो हर अगले युग में एक एक करके कम होते जाते हैं। और कलयुग तक आते आते सिर्फ एक बचता है। मतलब ये जो टाइम साइकिल है, ये सिर्फ साल नहीं गिन रहा, ये मॉरलिटी के घटने का भी हिसाब रख रहा है। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब ये चारों युग सत्य से लेकर कली तक अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। नहीं, बल्कि ये चारों मिलकर टाइम की एक और बड़ी यूनिट बनाते हैं। अगर आप इन चारों युगों के टोटल सोलर ईयर्स को जोड़ दें तो नंबर आता है 43,20,000 साल। इस पूरे पीरियड को कहते हैं एक महायुग। सोचिए, 4.32 मिलियन साल, ये अपने आप में एक बहुत बहुत लंबा टाइम है। लेकिन कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये सिर्फ एक छोटा सा माइलस्टोन है। अब यहाँ से कैलकुलेशन और भी बड़ी होने वाली है। जब ऐसे 71 यानी 71 महायुग बीत जाते हैं, तब जाकर बनता है एक मनवंतर। अब हम टाइम के उस जोन में एंटर कर रहे हैं जिसे इमेजिन करना भी हमारे दिमाग के लिए एक चैलेंज है। एक मनवंतर मतलब 30 करोड़ 67,20,000 सोलर ईयर्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारी पूरी इंसानियत का इतिहास इसमें कई कई बार फिट हो सकता है। और कहानी अभी भी बाकी है। अब इतने बड़े नंबर्स को एक कहानी से भी जोड़ा गया है। हर मनवंतर पर एक मनु का राज होता है, जिन्हें उस दौर में इंसानियत का पूर्वज माना जाता है। एक पूरे साइकिल में ऐसे 14 मनु आते हैं, और मान्यताओं के हिसाब से हम इस वक्त 7वें मनु वैवस्वत के दौर में जी रहे हैं। ये चीज़ इन बड़े बड़े डरावने से लगने वाले नंबर्स को एक ह्यूमन टच देती है। अब हम इस गिनती के उस लेवल पर पहुंच गए हैं जो इसे सीधा जोड़ता है सृष्टि के रचयिता यानी ब्रह्मा से। और यहाँ से टाइम का स्केल हमारी कल्पना से भी बहुत आगे निकलने वाला है। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम का जीनियस दिखाई देता है। देखिए, एक कल्प तक पहुंचने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला, आप 14 मनवंतर और उनके बीच के ट्रांजिशन पीरियड्स को जोड़ लीजिए, या दूसरा, आप सीधे सीधे 1000 महायुग गिन लीजिए। कमाल की बात यह है कि दोनों ही तरीकों से रिजल्ट एकदम सेम आता है। ये इस सिस्टम की मैथमेटिकल एक्यूरेसी का एक जबरदस्त सबूत है। तो इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है। 1000 महायुग मतलब ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। ये वो टाइम है जब क्रिएशन एक्टिव रहती है, जब जिंदगी चलती है। सोलर ईयर्स में ये नंबर बनता है 4 अरब 32 करोड़ साल,
4.32 बिलियन ईयर्स। एक मिनट रुकर जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, आज की मॉडर्न साइंस हमारी धरती की उम्र लगभग 4.5 अरब साल बताती है। ये दोनों नंबर एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। हजारों साल पहले की गई एक गिनती का आज की साइंस से इतना मिलना सच में दिमाग चकरा देता है। तो अब हम इस सफर के बिल्कुल फाइनल और सबसे ऊंचे पड़ाव पर हैं। अब बारी है ब्रह्मा की पूरी उम्र कैलकुलेट करने की, जो असल में इस यूनिवर्स की एक पूरी लाइफ साइकिल को दिखाती है। अच्छा, तो ब्रह्मा का दिन यानी एक कल्प जितना लंबा होता है ना, उतनी ही लंबी उनकी एक रात भी होती है। दिन में क्रिएशन होती है और रात में होता है प्रलय, जब सब कुछ वापस अपने सोर्स में सिमट जाता है। तो ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात, जिसे अहोरात्र कहते हैं, वो हुआ 8.64 बिलियन सोलर ईयर्स का। ये यूनिवर्स के बनने और मिटने का एक पूरा साइकिल है। अब करते हैं फाइनल कैलकुलेशन। ऐसे 30 अहोरात्र को मिलाकर बनता है ब्रह्मा का एक महीना। फिर ऐसे 12 महीनों को मिलाकर बनता है उनका एक साल। और ब्रह्मा की खुद की उम्र ऐसे ही 100 ब्रह्मा वर्षों की मानी गई है। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहुंचते हैं इस आखिरी दिमाग सुन्न कर देने वाले नंबर पे 311 ट्रिलियंस 40 बिलियन सोलर ईयर्स। ये है ब्रह्मा की पूरी उम्र, ये है हमारे यूनिवर्स का एक पूरा लाइफ साइकिल। और जब ये टाइम पीरियड पूरा होता है तो होता है महाप्रलय, और फिर एक नए ब्रह्मा के साथ क्रिएशन का ये पूरा का पूरा पहिया जीरो से फिर से घूमना शुरू करता है। तो सवाल ये है कि इन सब बड़े बड़े नंबर्स का, इन विशाल गणनाओं का आखिर मतलब क्या है? जब हम टाइम को इस स्केल पर देखते हैं, जहां हमारी पूरी जिंदगी छोड़िए, पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता एक पलक झपकने से भी छोटी है, तो ये हमें मजबूर करता है सोचने पर कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है क्या। ये हमें एक तरह की विनम्रता सिखाता है, एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। और शायद इस कमाल के ज्ञान का सबसे बड़ा सार यही है